राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। वर्ब्स और बोर्ड एग्जामिनेशन और ब्लैंक्स, इन तीनों का रिश्ता आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिगिनिंग में क्लास 10 से लेकर के आगे तक, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, वर्ब्स की फॉर्म्स को पहचानना और ब्लैंक्स में दिए गए जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है को आइडेंटिफाई करके ये पता करना कि किस टेंस की वर्ब की कौन सी फॉर्म हम फिल करेंगे, ये हमें हमेशा मुश्किल में डालता रहता है। तो आप जानते हैं कि एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, आज हम उसके थर्ड पार्ट पर हैं और हमने टॉप 50 बोर्ड रिलेटेड वर्ब्स की बात की थी और 50 के बाद हम इसको 100 तक लेकर के जाएंगे। This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language, and we are going to learn subtle and certain ways to fill the right form of verb। आइए आज से हम शुरू करने वाले हैं वर्ब नंबर 26 मीन्स ब्लैंक नंबर 26 से। और हम जब ब्लैंक्स को फिल करेंगे तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे और उन पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे कि किस कंडीशन में कौन सी वर्ब हमें लगती है बट होती नहीं है। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आपको जल्दी जल्दी मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इसमें हमें दिया है हैव यू एवर बी टू हैदराबाद, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्म दी गई है बी के रूप में, तो हम आगे वाइड रेंज में इसको पता कर लें, हमारा पर्पस सिर्फ इसको फिल करना नहीं है। बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो इज, आर, एम होती हैं और पास्ट में आप वॉज या वर के नाम से भी इनको जानते हैं और इसको हम टू बी भी कहते हैं। लेकिन जब हमें हैज़, हैव या हैव फैमिली के साथ इनको यूज़ करना पड़े तो हम इसको बीन की तरह से भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि हमें कब इसको बीन का यूज़ करना है और कहाँ पर हम इज़, आर एम, वॉज, वर का यूज़ करते हैं। जब हम अकेले बिना मेन वर्ब के इज़, आर एम का यूज़ करते हैं, वॉज, वर का करते हैं तो ये टू बी कहलाती है या लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जब आप हैव के साथ होने की वर्ब बीन यूज़ करते हैं तो यही पार्ट मेन वर्ब भी कहलाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन सिंगिंग जैसे एक्सप्रेशंस आपने जब सुने होंगे तो वहाँ पर जो बीन है वो हैव का पार्टिकल और सिंगिंग आपकी मेन वर्ब कहलाती है। तो यही सब हम यहाँ पर देखेंगे। जब आपको हैज़, हैव दिया हो और आगे बी दिया हो तो आप यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर बीन को फिल करेंगे। और अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया है स्पेस यू सेड यानी आर यू सेड या वर यू सेड, तो जब आपको हैज़, हैव नहीं दिए हुए हों तो आप इज़, आर, एम या वॉज, वर में से कोई सा एक सूटेबल वर्ड यूज़ करेंगे और इस तरह से आपकी वर्ब फिल हो जाएगी। और अगर कभी कॉन्टिन्यूअस में दिया गया हो तो आप आईएनजी फॉर्म के साथ इज़, आर, एम, वॉज, वर अकॉर्डिंग टू टेंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 एट दिस मोमेंट द चाइल्ड स्पेस प्ले इन द गार्डन। अब यहाँ पर हमें वर्ब फिल करनी है एट दिस मोमेंट। अब एट दिस मोमेंट का क्या रिलेशन है प्ले से, तो अगर हम आपको एक टिप दें कि किस तरह से वर्ब फिल करेंगे तो ये बात आप बिल्कुल माइंड में छाप लीजिए कि जब भी एट दिस मोमेंट या इस तरह से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन दी गई हो जिसमें बोलने के समय काम के जारी रहने का पता चले, तो एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट यानी जो भी घटना हो रही है उस समय आपने शब्द बोले हैं तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस आता है। अगर यहाँ दिस की जगह दैट होता तो ये फ्यूचर में भी जा सकता है और ये पास्ट में भी जा सकता है। एट दैट मोमेंट ही विल बी प्लेइंग, एट दैट मोमेंट ही वॉज प्लेइंग। लेकिन चूंकि यहाँ पर दिस है तो दिस होने की वजह से आप क्या करेंगे, आप इसको जोड़ेंगे प्रेजेंट से। और जब भी राइट नाउ एट दिस मोमेंट समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे,
कि इज़ आर एम में से इस जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको देखते हुए आप यहाँ इज़ लिखेंगे और इज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे, प्लेइंग। तो ये हो गया एट दिस मोमेंट द चाइल्ड इज़ प्लेइंग। तो हमारा जो की पॉइंट है वो दिस मोमेंट है। तो फिर एक बार समझ लीजिए कि जब बोलने के समय कोई भी आपका एक्शन या कार्य जारी हो तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप यूज़ करते हैं। द बेल रिंग जस्ट नाउ। अब आपको याद रखना है कि जब भी आपको जस्ट नाउ मिल जाए, क्या मिल जाए? आपको जस्ट नाउ मिल जाए, सो फार मिल जाए, बाय नाउ मिल जाए या लेटली नाम का एडवर्ब आपको मिल जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि वह हैज़ हैव को यूज़ करके बनाया जाता है। तो ये सारी आइडेंटिफिकेशंस हैं यहाँ पर एडवर्ब को लेकर के कि ये एक्सप्रेशंस आपकी हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी इंडिकेशन हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पर हैज़ हैव सिंगुलर या प्लूरल को देखते हुए यूज़ करेंगे और अपने आंसर को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया द बेल हैज़ रंग जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी। हालांकि जस्ट नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी आता है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा या ये सब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा द बेल के रूप में। अब हमने इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो वर्ड्स में बोला है तो इसको भी हम समझ लेते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो करना और करवाना दोनों एक के अंदर आता है। जैसे रिंग मीन्स बजना और रिंग माने बजाना, दोनों रिंग के अंदर आएंगे। घंटी बज गई या बजती है रिंग्स, या बजाई जाती है इज रंग। और उड़ना और उड़ाना, मैं उड़ रहा हूँ आई एम फ्लाइंग, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ आई एम फ्लाइंग अ काइट या द काइट, सिचुएशन के हिसाब से। तो उड़ना और उड़ाना दोनों फ्लाई होती हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो करना और करवाना अलग अलग होती हैं। जैसे कि पढ़ना और पढ़ाना, एक स्टडी या रीड आएगा, दूसरा टीच आएगा, तो यहाँ वर्ड्स बदल गए। और जहाँ पर एक तीसरी कैटेगरी होती है काम करना और काम करवाना, तो वहाँ पर हम कॉजेटिव वर्ब के थ्रू जाते हैं। कॉजेटिव वर्ब का जो लेक्चर है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप इन वर्ब्स को एडवांस फॉर्म में सीख सकते हैं। यहाँ समझना यह है कि हमने आपको बताया था कि ये जो हैज़ रंग है ये आपका हैज़ बीन रंग भी हो सकता था। हैज़ बीन रंग। अब ये हम दो तरह के आंसर्स क्यों बता रहे हैं? जब हमें एमसीक्यूज के अंदर आंसर्स आते हैं तो मान लिया कि हमें एक्टिव वॉइस में आंसर नहीं दिया, पैसिव वॉइस में दिया, तो हम परेशान हो जाएंगे कि हैज़ रंग में बीन कैसे लग गया। तो यही बस आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें, जिससे कि हमारा ये पार्ट 3 वर्ब लेक्चर जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो। तो यहाँ पर जब भी हमारे सब्जेक्ट के साथ को हम जोड़ें तो आपका जो वर्ब आता है वो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग आता है। अगर आप ने के साथ जोड़ें तो आपका जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग आता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास वर्ब है बजना, ये बजाना भी होता है, बजना भी होता है। अगर घंटी ने आवाज़ की अर्थात घंटी बज गई तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो हैज़ रंग यानी घंटी बज चुकी है। और अगर हम इसका सेंस को के सेंस में दें, घंटी को बजा दिया गया है, कब? अभी अभी, तो ये आपका हो जाएगा हैज़ बीन रंग। तो ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आता है, इट मीन्स आपको आंसर फिल करना है, ऑप्शंस नहीं हैं, तो आप दोनों आंसर्स आपके होंगे, आप कोई सा फिल कर लें। बट जनरली क्लास 10th स्टैंडर्ड पर आपको एक्टिव वॉइस कंसिडर किया जाना ज़्यादा बेहतर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, द सन शाइन बाय द डे। अब यहाँ पर सेंटेंस जब हम देखते हैं और हमें वर्ब फिल करनी होती है
तो आज का पॉइंट नंबर 2 यह है कि आपका जो क्लू है आंसर का, जो हिंट है, वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। इट मीन्स हमें पूरे सेंटेंस को गो थ्रू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहाँ कुछ ऐसा है जिसे टेंस की पहचान हो जाए और हम सही वर्ब तक पहुँच जाएं। तो जब भी आपको बाय द डे दिखाई दे, बाय द डे, बाय द नाइट, तो इसका मतलब होता है दिन के दौरान, रात के दौरान। हमारी रीडिंग हैबिट जब अच्छी नहीं होती और हम कम पढ़ते हैं तो इस तरह की एक्सप्रेशंस हमें बुक्स में सीधे सीधे नहीं मिलती और हम वीक रह जाते हैं वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने में, टेंस को समझने में। तो यहाँ पर है द सन शाइन बाय द डे। अब सूरज, यहाँ पर हमें कोई पास्ट या प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, ब्लैंक लग रहा है। सूरज दिन के दौरान चमकेगा, चमका था, चमक रहा है या चमकता है। सीधे सीधे देखें तो हमें सभी आंसर्स सही लग रहे हैं, लेकिन सभी आंसर्स सही नहीं हैं। अगर एमसीक्यूज में इज शाइनिंग, शाइन्स, विल शाइन या शोन, ठीक है, आ जाए तो आप क्या फील करेंगे? ध्यान से समझने की बात है। जब किसी भी जो डूअर है को नॉर्मल टेंडेंसी हो एक्टिविटी रिपीट करने की या जो काम रोज होता हो, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हुए हम यहाँ पर लगाते हैं। हमें दिया गया है सन। अब ये नहीं मालूम कि सूरज कल चमका था या रोजाना चमकने की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना माइंड डेली एक्टिविटी पर लगाएंगे। हम प्रेजेंट से अलग जब तक कोई नया टेंस नहीं सोचेंगे, जब तक कि कुछ स्पेशल इंडिकेशन यस्टरडे, टुडेज एगो, टुमारो करके कुछ ना दे रखा हो। तो सूरज का जो काम है वो है रोजाना चमकना। अगर बादल हैं और हमें नहीं दिख रहा तो हम देख नहीं पा रहे हैं, बट सूरज अपनी जगह पर है। तो ये जो शाइन आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आप लिखेंगे शाइन्स। शोन या आप हैज शोन या विल बी शाइनिंग या विल शाइन, अगर आपको फ्यूचर का कोई रेफरेंस नज़र आता कि उस दिन सूरज दिन में दिखाई दे रहा था या नहीं, तो पूरा सेंटेंस पढ़कर आप डिसाइड करेंगे। बट अगर इस तरह से ये अधूरी जैसी दिखने वाली बात हो तो ये तो डेली एक्टिविटी है कि सूरज निकलता है। सूरज निकलने का मतलब ये नहीं कि धूप निकलेगी तभी सूरज निकला है। सूरज है तो दिन है और दिन है तो सूरज निकला है, तो ये डेली एक्टिविटी है सन की शाइन। तो इसलिए आप यहाँ पर डेली एक्टिविटी होने पर आप लगाएंगे शाइन्स। ही लीव फॉर होम बाय यू केम। जब हम रनिंग में इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये फॉर कंफ्यूजन में डाल देगा और हम जो है तुरंत हैज़ हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बीन के साथ आईएनजी लगाने लगेंगे, या हम क्या करेंगे, या हम हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यहाँ हमें समझना है कि बाई के साथ पास्ट इंडेफिनिट दे दिया है। जब भी बाई के साथ पास्ट इंडेफिनिट आए तो आपका काम होगा कि आप इधर पास्ट परफेक्ट बना दें। ही हैड लेफ्ट फॉर होम, वह घर के लिए निकल चुका था तुम्हारे आने तक। तो यहाँ पर इस तरह के एक्सप्रेशन में बाय का मीनिंग तक होता है। तक टिल भी होता है, तक अप टू भी होता है और बाय भी होता है। तो कहाँ पर कौन सा तक है ये आपको डिटेल्स में जाना होगा और यहाँ पर लिटिल बिट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर यहाँ पर आपको बाय के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दे देता है, बाय ही कम्स, तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट दोनों आ सकते हैं। क्या सीखना है आपको यहाँ पर? अगर यहाँ पर बाय के साथ पास्ट इंडेफिनिट की जगह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दे तो यहाँ पर आपका फ्यूचर परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट दोनों आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों परफेक्ट टेंसेस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बाय के साथ सूट करता है। अगर यहाँ पर सिंस आपको दे दिया जाता है और यहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट मिलता है सिंस के बाद, सिंस यू केम, सिंस ही टॉट, तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर लें और
नोट्स के रूप में इनको लिख लें, आपके लिए बहुत आसानी होगी। आई हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम हर, तो जब भी आपको टू आ जाए, कहीं पर टू दे रखा हो और ये अगर आपका जो सब्जेक्ट है ये ने का काम कर रहा हो, तो टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अगर यहाँ पर को का मतलब पैसिव वॉइस अगर आप, और ने का मतलब एक्टिव वॉइस, अगर को दे रखा हो तो फिर आपको टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है, सही है, बट हमेशा नहीं, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखना है। 10th लेवल पर, क्लास 10th स्टैंडर्ड पर टू के साथ जनरली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो हमें केवल 10th पर रुक कर तो रह नहीं जाना है, तो जब आप आगे जाएंगे तो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म की भी तैयारी आप अभी से कर लीजिए। आई हैव, क्योंकि परमिशन में ने लेनी है तो ने आने पर एक्टिव वॉइस होता है, और एक्टिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म सीक माने परमिशन लेने के सेंस में सीक लगाते हैं। अगर ये परमिशन आपकी इधर आ जाए तो आप लिखेंगे टू बी सॉट। अब इसके बाद अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ। शी डांस एट दैट टाइम, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था कि जब एट दिस टाइम आए और बात हो रही हो उसी लम्हे की, उसी क्षण की जिस वक्त आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। और अगर दैट टाइम, तो अब यहाँ ये नहीं मालूम हो रहा है कि पास्ट में बात चलेगी या फ्यूचर में, उस समय ये काम हो रहा होगा या हो रहा था, तो ये हम ऑप्शन दे करके सोचेंगे कि अगर हमें वॉज दे रखा है एनजी के साथ तो हम उसको चुनेंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो उसे चुनेंगे, और दोनों एक साथ आएंगे नहीं, तो जो भी एनी वन ऑफ दीज टू दे रखा हो उसको हम चुन लेंगे। अब यहाँ हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा और हमें यहाँ दे रखा है दैट, तो आपको फाइनली डिसीजन लेना है कि शी वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग वह नाच रही थी, या शी विल बी डांसिंग। दोनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, दोनों आपके आंसर्स सही होंगे। एक लिखना है आपको, एग्जामिनेशन में कभी भी एग्जामिनर को ऑप्शन नहीं देना चेक करने के लिए। 33rd, शी पास द पोस्ट ऑफिस, ये जो पास है ये वर्ब है, ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। तो एवरी डे यहाँ पर एक ऐसा एडवर्ब है जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये डेली अकरेंस है, रोज़ाना होने वाला काम है, रेपिटिशन है, और रोज़ जनरली एक नेचुरल हैबिट है, तो इसलिए हम एवरीडे देखते हुए, रेपिटिशन देखते हुए हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स सिंपल प्रेजेंट में यहाँ कर देंगे पासिस। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो बार बार ये भूल जाते हैं कि एस वर्ब में कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो अगर इधर एस नहीं है तो यहाँ लगेगा, और अगर सब्जेक्ट में एस, यहाँ एस का मतलब एस नहीं बल्कि प्लूरल होने से है। शी यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब में एस लग जाएगा, और अगर ये प्लूरल है, दे है, बॉयज़ है, तो फिर यहाँ एस नहीं लगेगा। आप ये देख लें, इधर है एस तो उधर नहीं, और नहीं है तो फिर आपको लगाना है। इफ़ आई बी एन ऑफिसर दिस ईयर और इफ़ आई बी अ किंग देन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें बी को फिल करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बी की फॉर्म्स इज, आर, एम, वॉज, वर होती हैं, और बीन भी होता है। तो आपको ये बात समझ लेनी है कि इफ़ आई आने पर या वुड दैट आने पर अब ये इफ़ के साथ आई आना ज़रूरी नहीं है, इफ़ के साथ ही भी आ सकता है, या इफ़ ना हो तो वुड दैट आ जाए। तो ये एक्सप्रेशन आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। तो अगर आप फ्यूचर की बात सोच रहे हैं, किसकी, फ्यूचर की, तो आप बी की जगह वर लगाएंगे, जो सुनने में बिल्कुल गलत लगती है लेकिन बिल्कुल सही होती है। और अगर आप पास्ट की बात सोच रहे हैं तो आप बी की जगह हैड बीन लगाएंगे। ये बिल्कुल याद रख लेना, इसमें अपनी समझ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। हैड बीन का मतलब है होता, होता का मतलब हुआ नहीं, और इसका मतलब है हो जाऊं,
हो जाऊं का मतलब यहाँ पर है कि मैं जल्दी ही इस साल सोच रहा हूँ कि कंपटीशन क्रॉस करूँ और एक अधिकारी बन जाऊँ। तो यानी फ्यूचर की तरफ उम्मीदें अभी ज़िंदा हैं। और मैं देन बता रहा है राजा, और राजा तो इस दौर में होते नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स पिछली बात है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई हैड बीन, काश मैं राजा होता। तो यहाँ पर आप इसको काश समझ लें। अगर आप कभी ट्रांसलेशन करें और आपको स्टोरी हिंदी या उर्दू से इंग्लिश में आए तो काश के लिए आप वुड दैट का यूज़ करते हैं। और आप जब उसको दूसरी तरह से लिखें तो इफ़ के साथ भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर का मतलब है कि ऑफिसर बनने के अभी चांसेस हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं। तो इफ़ आई वर अ किंग एंड इफ़ आई हैड बीन अ किंग, हैड बीन मीन्स हो जाता, और आई वर का मतलब है कि हो जाऊं। तो आज हमने 26 से 35 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हमें 100 तक पहुंचना है। एंड आई होप एंड आई अश्योर यू कि ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन से। और अगर ये सीधे सीधे नहीं आते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर एग्जामिनेशन में मिलेगा। और ये सारे एग्जामिनेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वो PYQs भी हैं। तो इन्हें आप बार बार तैयार कर लें, बार बार तैयार करें और इनको एक बार ब्लैंक के रूप में फिर दोबारा से लिखें, आंसर ना लिखें और फिर उसको फिल करें, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में जब हम काउंसलिंग करते हैं तो जो हमारे काउंसलर्स हैं उनका कहना है कि एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कुछ है तो वह है सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और राइट प्रैक्टिस राइट ट्रैक पर राइट टाइम पर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।